evolution of states and union territory of states and union territory. This is another important topic. देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इनफैक्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड शुरू हुआ था। वो ये था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाया जाए, ठीक है। और ये इसके बहुत बड़े फेवर में थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लगता था कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बाय विच यू कैन यूनाइट द पीपल, राइट। और लैंग्वेज इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल माना जाता है, रिलीजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है लैंग्वेज, ठीक है, किसी को भी यूनाइट करने के लिए। तो महात्मा गांधी इसीलिए हमेशा से ये कहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए। अब ब्रिटिश एरा में इनके पास तो पावर था नहीं, तो ये तो वैसा तो नहीं बना पाए, लेकिन इसीलिए अगर आपको पता हो ब्रिटिश एरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस में लैंग्वेज के बेसिस पे हर स्टेट में कमेटी भी बनती थी। कांग्रेस की पंजाब की कमेटी, बिहार की कमेटी, वो जनरली लैंग्वेज के बेसिस पे उसका कोर फॉर्मेशन हुआ करता था। तो महात्मा गांधी वॉज इन द फेवर ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या फिर एनी एरिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एक चीज़ पहले तो ये याद रखिए, अपने गांधी जी ये किसको फेवर करते हैं? ये फेवर करते हैं स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, राइट। इसके अलावा आपको पता हो, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, एट दैट टाइम विल कम अक्रॉस वन मूवमेंट कॉल्ड होम रूल मूवमेंट। देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, 1916 में चला था, राइट। तो देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर मूवमेंट कॉल्ड होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट किसने चलाया था? तो दो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था। एक थी एनी बेसेंट और एक थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो एनी बेसेंट, ANNIE होता है ना, बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, जिनको आप लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है जी। ये दो पर्सन ने इस मूवमेंट को चलाया था, नाम है होम रूल मूवमेंट। और इस होम रूल मूवमेंट में भी ब्रिटिश एरा में लगातार कांग्रेस और इन सभी लोग ये कहते थे कि जब इंडिया आज़ाद होगा, एट दैट टाइम वी विल क्रिएट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इवन एट दैट टाइम दे वर डिमांडिंग टू द ब्रिटिशर्स, डिमांड क्या था? क्रिएट अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो इन लोग डिमांड कर रहे थे, डिमांड क्या था? ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है जी। यानी देखिए, जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स लोग लगातार ब्रिटिश एरा में बोल रहे थे कि भाई स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वी वांट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऐसा क्यों? बिकॉज उन्हें पता था कि स्टेट लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू यूनाइट द पीपल, ठीक है। अंग्रेज देने को तैयारी नहीं था, उसको लगता था कि पब्लिक यूनाइट हो जाएगा तो भैया फिर उल्टा हम ही के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो दैट वाज द रीज़न दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ क्रिएटिंग ए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब शुभ घड़ी आई 1947 की, इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है जी। अब इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद पावर में कौन? कांग्रेस, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई पावर में, ठीक है जी। कांग्रेस पहले कहा करती थी अंग्रेज़ को कि भाई ब्रिटिशर्स लोगों को स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे दो, वो देने के लिए रेडी नहीं होता था। तो कांग्रेस फिर पब्लिक की तरफ मोड़ कर बोलती थी कि देखो भाई उन लोग नहीं दे रहे हैं, बट व्हेन वी विल कम टू पावर वी विल क्रिएट ऑन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो अब जब कांग्रेस पावर में आया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, ठीक है जी। पहले आपने बोला था, वादा किया था, तो अब वो निभाओ, क्रिएट द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन इस समय पावर में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी को हुआ टेंशन। क्यों टेंशन? तो देखिए, पहला दो चीज़ समझिए। उस समय जैसे इंडिया आज़ाद हुआ उसी टाइम पर लैंग्वेज को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था, हिंदी बेल्ट, इंग्लिश बेल्ट, ये सब दुनिया भर का बवाल बहुत चालू था। तो नेहरू जी को लगता था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे मैं स्टेट क्रिएट कर दूंगा कि मराठी लोग का अपना,
पंजाबी लोग का अपना, या जो भी सभी लोगों का अपना अपना लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट अगर हो जाएगा तो इंडिया टूट जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में। मराठी बंगाली बोलने वाले लोग को अलग समझना शुरू करेगा, बंगाली बिहारी बोलने वाले को अलग समझेगा, मतलब इस तरीके से वो पूरा एरिया बट जाएगा। तो उनको टेंशन था बाल्कनाइजेशन, एक शब्द यूज़ किया जाता है बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन क्या है? यूरोप में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है बाल्कन प्लेट्यू, वहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको हम बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं। तो बाल्कन उसी को रेफर करके जब भी आप बोलते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को आप बाल्कन जैसा बना रहे हैं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं। इंडिया एक कंट्री होने के बदले छोटे छोटे कंट्री में बट जाएगा। ये टेंशन था नेहरू जी को, इनको टेंशन था एक बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये इनको एक टेंशन चल रहा था कि भैया ऐसा ठीक नहीं है, ये क्रिएट हम ना करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द टेंशन। ऑफ कोर्स जब बाल्कनाइजेशन होगा तो इसका मतलब देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हैम्पर हो जाएगी, राइट। तो इनको लग रहा था देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये इन डेंजर आ जाएगा, ये डेंजर में आ जाएगा, ठीक है जी। ये इनको एक टेंशन था। और इससे भी बड़ा इनको ये टेंशन था कि कांग्रेस खतरे में आ जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको लॉस होगा। अब इसको कैसे लॉस होगा तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जहाँ कॉमन लैंग्वेज वाले लोग मिले, अब ये नॉर्मल टेंडेंसी देखेगा, यही टेंडेंसी हर जगह फॉलो होता है। समझिए इस क्लास में सब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सब शांत रहेगा, इसका अपने को समझ में नहीं आता, हमारा उसको समझ में नहीं आता, क्या ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक कॉमन लैंग्वेज वाले लोग हो जाएंगे ना, तब आपस में गुपचुप 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 बात चालू हो जाएगा, और वो बात करते करते सब में बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर होगा कि भाई ये बहुत लिखा था यार, तो दूसरा भी बोलेगा हाँ हाँ सही, मिलकर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि अब आपका एक बॉन्डिंग क्रिएट हो चुका है। अब आप कॉमन इंटरेस्ट को देखेंगे और कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कॉमन वॉइस बनाना शुरू करेंगे, राइट। और जब अब कॉमन वॉइस होगा तब उस कोने से आवाज आएगा, नहीं नहीं इतना हम नहीं लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, और सब शोर कर रहा है, इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब अब आप पावर को विद्रो भी कर सकते हो, उसको टारगेट करना शुरू कर देंगे और अपने आवाज़ को रेज करना शुरू कर देंगे। इसी को कहा जाता है पॉलिटाइजेशन ऑफ मैटर किया जाएगा जब यूनिटी फॉर्म होगी। नेहरू जी को ये लगता था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करेंगे तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले लोगों का डोमिनेंस हो जाएगा, और वो लैंग्वेज वाले लोग अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए जो नेशनल पार्टी है उसको छोड़कर रीजनल पार्टी के राइज को सपोर्ट करेंगे। और ये एक कॉमन टेंडेंसी है, नेहरू जी कितना भी चाह कर भी नहीं रोक सके। समय के साथ में हर एक एरिया में रीजनल पार्टी का राइज हुआ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, आपको पता है महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस का ही डोमिनेंस चलता था, लेकिन बाद में बाल ठाकरे जैसे लोग आए और रीजनल पार्टी शिवसेना एकदम उठ गया, और पूरे मराठी लोग को लगा कांग्रेस को छोड़ो, हम शिवसेना के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र में भी है, पंजाब में भी है, बिहार में भी है, तो वो किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, उसको सबको संभालना है। नहीं तो अगर मराठी लोग के फेवर में गया तो फिर बिहारी लोग हाथ से निकल जाएंगे, बिहारी के फेवर में गया तो मराठी हाथ से निकल जाएगा, तो उसको बैलेंस्ड होकर कमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसी टाइम पर बाल ठाकरे जैसा आदमी, क्योंकि उसका सिर्फ बेस क्या है, बाल ठाकरे जी का बेस क्या हो गया, सिर्फ आपका ये महाराष्ट्र है, तो अब कुछ भी बोलो बिहार के अगेंस्ट में, अपना क्या जाता है, कुछ नहीं। और जितना आप दूसरे के अगेंस्ट बोलेंगे उतना आपका वोट बैंक कंसोलिडेट होता जाएगा, ठीक है, आपका स्टेट राइज करेगा। सिमिलरली अगर बिहार में लालू प्रसाद को मराठी के अगेंस्ट बोलने में कुछ अपना जाने वाला है, नहीं जाएगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मराठी उनका वोट बैंक है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस मराठी के अगेंस्ट नहीं बोलेगा, बिहार में वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए क्या वो मराठी के अगेंस्ट बोल सकता है? नहीं, क्योंकि वहां नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या हुआ, रीजनल पार्टी का राइज, और ये कॉमन टेंडेंसी है, हर स्टेट में पहले कांग्रेस का पावर हुआ करता था, कांग्रेस वॉज इन पावर, लेकिन देखते देखते महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टी आ गई पावर में, बिहार में आरजेडी जैसी पार्टी आ गई पावर में, है ना। क्यों? क्योंकि वो रीजनल पार्टी का राइज हुआ। यूपी में पहले कांग्रेस का पावर चलता था, लेकिन कांग्रेस हटा और वहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे पार्टी का राइज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हर जगह रीजनल पार्टी का राइज होगा और कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो खतरे में आ जाएगा। तो कांग्रेस का जो सिस्टम है, वो कांग्रेस का सिस्टम अपने डेंजर में आ जाएगा, उसका फॉल होना शुरू होगा। ये उनको पता था, एंड दिस वॉज द रीजन ही वॉज नेवर इन द फेवर, एंड हेंस ही वॉज नेवर, हेंस he was never in the favor of state on the basis of language, state on the basis of language, state on the basis of language। नेहरू जी सुनते ही नहीं थे, सब चिल्ला रहा है,
स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे दो, ये सुनते ही नहीं है, क्योंकि इनको तो अलग ही टेंशन चल रहा था, ठीक है जी। लेकिन आपको पता है इंडिया की आज़ादी के साथ ये जो डिमांड था स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नॉर्थ इंडिया में तो कम था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत भयंकर लेवल पे चल रहा था, ठीक है। तो इसी टाइम पर इंडिया पावर में आ चुका है, मतलब कांग्रेस पावर में आ चुकी है, और ऐसे टाइम पर ये जो डिमांड है, डिमांड साउथ इंडिया में पूरे फॉर्म में चल रहा था, साउथ इंडिया में बहुत ही इंटेंस था, ठीक है जी। इंटेंस मतलब बहुत ही भयंकर लेवल पे वहाँ पर डिमांड है। इंटेंस क्यों? वहाँ धरना हो रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, हु हल्ला तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बस जला दो, आँख जला दो, नेहरू जी को परेशान करो, ठीक है। लेकिन नेहरू जी अपने जिद पे ही थे, क्योंकि उनको लग रहा था भविष्य खतरे में आ जाएगा अपना, ठीक है, तो वो इसके लिए रेडी नहीं थे। लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत हो रहा था, तो नेहरू जी प्रेशर में आ गए, और जून 1948 सी कितना धरना और वो सब इतने प्रेशर में था कि नेहरू जी का जिद छूट गया सिर्फ एक ही साल के अंदर। एक ही साल में उनको, एक साल भी अभी नहीं हुआ है, अगस्त 1947 इंडिया आज़ाद हुआ, जून 1948 अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ है, और नेहरू जी को उस धरना प्रदर्शन और ये सब के सामने थोड़ा झुकना पड़ा, और उन्होंने कहा कि भाई लोग शांत हो जाओ, आई विल डू वन थिंग, मैं एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता हूँ एंड लेट दैट कमिटी डू स्टडी, बिकॉज आप लोग बोल रहे हो क्रिएट ए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। I am not in the favor of creating state on the language. You have your reason, I have my reason, ठीक है। But let's do a compromise या let's come up with a way forward. मैं एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता हूँ, और वो कमेटी जाएगी, स्टडी करेगी, और वो कमेटी क्योंकि पढ़ी लिखी कमेटी है, जाकर पूरा स्टडी करेगी, तो वो कमेटी जो भी बोलेगी हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जून 1948 में एक पर्सन थे सुमन कुमार धर, उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जिसका नाम है धर कमेटी, एक ये बनाई, क्या बोलते हैं, कमेटी बनाई जिसका नाम है धर कमेटी, ठीक है। सो धर कमीशन बनाया, ठीक है। तो एस के धर, एस कौन है? सुमन कुमार धर, सुमन कुमार धर, कमीशन बनाया। अब कमीशन और कमेटी में क्या फ़र्क है बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। तो एस के धर कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट? एस के धर कमीशन, ठीक है। और भाई धर कमीशन को बोला भाई जाइए और स्टडी करके आ जाओ, बताओ क्या करना है। तो एस के धर कमीशन स्टडी करके आई एंड दे गेव द रिकमेंडेशन, एंड इन दिस रिकमेंडेशन दे सेड नो state on the basis of language, do not create a state on the basis of language, a state can be created only on the ground of administrative convenience। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जैसा स्टेट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप करो। कोई बोल रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करो, तो ऐसा मत करो, नहीं तो देश की इंटीग्रिटी को खतरा है, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा नो, मतलब नो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, no to creation of a state on the basis of language, इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे मना कर दिया, और इन्होंने यस किसको कहा है? यस फॉर क्रिएशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे आप स्टेट क्रिएट करो, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मत क्रिएट करो। सुमन कुमार धर, इनका ये स्टेटमेंट आ गया। अब जैसे वो आकर नेहरू जी को बोले, नेहरू जी खुश, भाई बहुत सही बोला, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही बोल दिया। तो नेहरू जी जाकर पब्लिक को बोल दिए कि देखो भाई, इवन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ क्रिएटिंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड हियर नाउ वी हैव द रिकमेंडेशन ऑफ द सुमन कुमार धर कमीशन, एंड दिस कमीशन ऑल्सो सेज नो टू क्रिएट ए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने मना किया, तो भाई मैं ना क्रिएट करता, ठीक है। अब पब्लिक सुनने को तैयार नहीं, और तोड़ फोड़ शुरू हो गया, भयंकर लेवल पे तोड़। जहाँ बस दिखा आग लगा दो, ट्रेन दिखा आग लगा दो, टायर दिखा आग लगा दो, नेहरू जी के पुतला फूंक दो, ठीक है जी। ये सारा चीज़ पूरे फॉर्म में हुआ। इतना प्रेशर में आ गया पूरा माहौल कि अब से दिसंबर 1948, इसने अपना रिकमेंडेशन अक्टूबर के करीब में दिया था, और 2 महीना के ही अंदर दिसंबर 1948 में कांग्रेस पार्टी, नॉट नेहरू गवर्नमेंट है, देखिए आज के टाइम पे बीजेपी एक अलग चीज़ है और मोदी गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है, राइट। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और मोदी सरकार है। ये अलग बात है कि बीजेपी की ही लोग इसको फॉर्म किए हैं, लेकिन ये दोनों एक अलग एंटिटी है। बीजेपी एक अलग चीज़ है
और मोदी सरकार एक अलग चीज़ है ना, एग्री। कांग्रेस एक अलग चीज़ है, कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो कांग्रेस के कुछ लोग भारत में सरकार बनाएंगे, इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, लेकिन उस समय भी कांग्रेस एक अलग चीज़ होगी और वो गवर्नमेंट एक अलग चीज़ होती है, दो अलग बॉडी होती है। कांग्रेस अभी जैसे बीजेपी के हेड कौन है? नहीं, वैसे तो बोलने के लिए नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन पेपर के ऊपर इस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट कौन है? जेपी नड्डा, ठीक है जी, वो इसके हेड है। और मोदी गवर्नमेंट के हेड कौन है ऑफिशियली? मोदी, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। भले मोदी भी बीजेपी को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दो अलग एंटिटी होती है। वैसा ही उस समय कांग्रेस अलग था, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी जिसके हेड थे नेहरू जी, लेकिन गवर्नमेंट अलग चीज़ होती है और पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये किसने फॉर्म किया था? गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था। लेकिन जब बवाल बहुत होने लगा, बहुत हू हल्ला, दंगा फसाद, ये सारा चीज़ होने लगा, तो दिसंबर 1948 में कांग्रेस पार्टी इस मैटर में सीधा जंप मार दी और कांग्रेस पार्टी ने बोला कि आप उस गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा मत करो, तोड़फोड़ मत करो, नेहरू जी का पुतला मत जलाओ। आपको वादा किसने ब्रिटिश एरा में किया था? नेहरू जी थोड़ी, हमने किया था, कांग्रेस पार्टी ने। तो एक काम करो, अब कांग्रेस पार्टी स्टडी करती है, वो तो नेहरू जी ने अपना कमेटी वमिटी जो भी कमीशन बनाना था बनाया था ना, अब हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं, कमेटी बनाएंगे, एंड दैट कमेटी विल डू अ स्टडी। अगर हमारी कमेटी को लगता है कि बनना चाहिए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, देन हम नेहरू जी को बोलेंगे और नेहरू जी बना देंगे, टेंशन ना लियो, ठीक है। तो अब हम एक कमेटी बनाते हैं। तो दिसंबर 1948 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी फॉर्म कर दिया। उस कमेटी का नाम है JVP कमेटी। नाउ व्हाट इज JVP? इसमें 3 मेंबर थे, एक जवाहरलाल नेहरू, तो उससे आ गया J, वल्लभ भाई पटेल तो V, और पटाभी सीतारामैया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है जी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारामैया, ठीक है जी। ये 3 मेंबर थे और याद रखिएगा इसमें कोई भी हेड नहीं है, तीनों बराबर ही है, इसमें किसी को भी हेड नहीं बनाया गया था। अब ये कमेटी अब स्टडी करेगी और स्टडी करके बताएगी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं। इन लोग ने अपना रिकमेंडेशन फेब के मंथ तक दे दिया। व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन? बाई ने क्लियर कट बोला नो। किस चीज़ के लिए? नो टू द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। और यस किसको बोल दिया? बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्रिएट करो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इस बेसिस पे अगर आप क्रिएट करेंगे तो इट इज़ ओके, बट लैंग्वेज के बेसिस पे तो भाई हमको ना लगता कि स्टेट क्रिएट होना चाहिए। अब देखिए नेहरू जी अब आए एकदम सबके सामने बोले कि भाई आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ क्रिएटिंग स्टेट। एस.के. धर कमीशन बनाया, वो उसने भी मना कर दिया। कांग्रेस ने JVP कमेटी बनाई, उसने भी मना कर दिया। अब सब लोग अगर मना कर रहे हैं तो फिर जिद नहीं करने का, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट ए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन साउथ के अपना अन्ना भाई लोग वो मानने को तैयार नहीं, दंगा फसाद एकदम फॉर्म में। अब नेहरू जी भी जिद पर आ गए थे कि कुछ भी हो जाए बनाऊंगा तो हो ही नहीं। यहाँ से पैरामिलिट्री फोर्स जाती थी उन लोग को शांत करने के लिए, वहाँ दंगा हो रहा है उधर शांत करो, उधर दंगा हो रहा है उधर शांत करो, ये सारा चीज़ चल ही रहा था। लेकिन 1 साल 2 साल चला, 2 साल के बाद समय आता है 1952 का। 1952 जून का करीब करीब महीना चल रहा था, ठीक है। 1952 में क्या हुआ कि एक पर्सन है जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु। देखिए, इफ आई से दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, उस समय पता है यहाँ पर एक बॉम्बे प्रोविंस हुआ करती थी। बॉम्बे प्रोविंस में आज का गुजरात, आज का महाराष्ट्र, आज का कर्नाटक, आज का गोवा, आज का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, इतना बड़ा बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। वैसा ही उस समय यहाँ पर एक मद्रास प्रोविंस हुआ करती थी। मद्रास प्रोविंस में आज का केरला का कुछ इलाका, आज का इंटायर तमिलनाडु, आज का इंटायर आपका वो आंध्र प्रदेश वाला इलाका, ये सारा मद्रास प्रोविंस में फॉल करता था, ठीक है। पहले स्टेट विस्टेट कुछ बना नहीं था। ये हम बात किस समय का कर रहे हैं? 1952। स्टेट विस्टेट ये सब अब पढ़ेंगे 1956 में बनती है, ठीक है। तो पहले कोई स्टेट नहीं था इस तरीके का। बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, इस तरीके के प्रोविंस हुआ करते थे। तो इसी मद्रास प्रोविंस में कांग्रेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ये भाई साहब, इन्होंने क्या किया
इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन किया और ये अन्ना हजारे के जैसा हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, स्ट्राइक पे बैठ गए। भाई का डिमांड क्या था? तो इनका डिमांड भी सिंपल, इन्होंने बोला ये मद्रास प्रोविंस को तोड़ो और इसमें से तेलुगु बोलने वाले लोग यानी लैंग्वेज के बेसिस पे उन लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाओ, आंध्रा स्टेट नाम से बनाओ, ये तो हम छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसका डिमांड था क्रिएटिंग, डिमांड है टू क्रिएट न्यू स्टेट आउट ऑफ मद्रास प्रोविंस फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, ठीक है जी। नेहरू जी बोले कुछ भी बोलता है, इतने टाइम से तो हम क्रिएट ही नहीं कर रहे, अब इनके बोलने पे क्रिएट कर देंगे। लेकिन ये अन्ना हजारे के जैसे हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। नेहरू जी को लगा भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन पे मान तो जाएगा ही, लेकिन ये भाई साहब का हंगर स्ट्राइक चले ही जा रहा है। कितना दिन चला? तो 56 डेज तक चला, 56 डेज तक ये हंगर स्ट्राइक पे ही थे। नेहरू जी इनको मनाने की बहुत कोशिश किया लेकिन ये माने भी नहीं। अब 56 डेज के बाद इनका स्टेमिना सब खत्म, एंड ही ब्रेथ हिज लास्ट, इनका हो गया डेथ हुआ था 15 दिसंबर 1952 को। बस इनका डेथ होने तक की देरी थी। पूरा तेलुगु वाले का तो दिमाग ही फिर गया, इसका दिमाग ही खराब हो गया। अब इन लोगों को कुछ दिख ही रहा नहीं है, जो दिखा तोड़ फोड़ करो, आग लगा दो, ऐसा करो वैसा करो, इतना भयंकर लेवल पे कि केंद्र में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अब इन पब्लिक को शांत नहीं किया जा सकता, अब ये पूरा ही पागल हो गया है। आज के भी टाइम पे पोट्टी श्रीरामुलु को तेलुगु स्पीकिंग पीपल वाले लोग मतलब एकदम मसीहा जैसा मानते हैं। आज भी उन लोग इनको डेथ नहीं मानते, मानते हैं कि ये वो हुए क्या, ये अमर आत्मा, इनके लिए शब्द उन लोग यूज़ करते हैं अमर आत्मा है, अमर हो गया है, हमारे कॉज के लिए मरा है, ऐसा ऐसा करके। तो इनके डेथ के बाद में बवाल इतना भयंकर हुआ कि नेहरू जी को लगा कि अब शांत नहीं किया जा सकता। हैंस ये दिसंबर की बात है। फेब की स्टार्टिंग में 1953 के फेब में नेहरू जी पब्लिक के सामने आए और बोले कि भैया अब शांत हो जाओ, जिस कॉज के लिए पोट्टी श्रीरामुलु का डेथ हुआ वो कॉज को हम फुलफिल करने के लिए रेडी है, क्योंकि पब्लिक को शांत नहीं किया जा सकता। हैंस 1 अक्टूबर 1953 को इंडिया में पहली बार एक स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे होने जा रहा था और वो था आंध्रा स्टेट, राइट। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज क्रिएटेड, और ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आपका आंध्रा स्टेट, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो आंध्रा वॉज क्रिएटेड ऑन 1 अक्टूबर 1953। अब जैसे एक को अपनी स्टेट बना के दिया, दूसरा लोग शांत अब थोड़ी बैठेगा, अब वो तो बोलेगा बाबा अब अपने को भी ऐसा आदमी कोई ढूंढना पड़ेगा जो मरेगा और उसके बाद में स्टेट मिलेगा, ठीक है। तो अब सारे स्टेट्स वाले लोग, सारे लैंग्वेज वाले लोग हुअल्ला मचाना शुरू कर दिए, उसको दिया अब हमको भी दो, उसको दिया हमको भी दो। अब नेहरू जी के लिए ये क्लियर हो चुका था, क्योंकि आपने एक को दे दिया है अब दूसरे लोग शांत नहीं बैठेंगे। अब उन लोग कुछ भी करेंगे लेकिन वो शांत नहीं बैठने वाले, इसका मतलब है कि अब आपको सबको देना ही पड़ेगा। तो अब नेहरू जी ये मान चुके थे कि स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमें क्रिएट करना ही है। हेंस उन्होंने अब क्रिएट किया एक कमीशन जिसका नाम है फजल अली कमीशन, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। दिसंबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन, नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है जी, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसमें 3 मेंबर थे, एक थे फजल अली, एक थे HN कुंजरू और एक थे KM पनिक्कर, ठीक है। दीज आर द 3 मेंबर्स, और इसके हेड थे फजल अली, इसीलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, फजल अली कमीशन, ठीक है। वे कॉल इट फजल अली कमीशन। 1953 में ये कमीशन बनके रेडी हो गई।
अब नेहरू जी ने इस कमीशन को कहा कि भाई देखो पब्लिक बोल रहा है क्रिएट अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू क्रिएट द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वी हैव टू क्रिएट इट. I want you to formulate the, I mean you to come up with the formula by which we can create the state on the basis of language. मतलब अब हम ये नहीं पूछ रहे कि create on the basis of language किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, अब कंफर्म है कि हमें करना ही है, आप हमें ये बताओ कि कैसे किया जाएगा. ठीक है, तो अब इस कमीशन को बनाया गया. ये कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था 1955 में, सितंबर 1955 इसने अपना रिकमेंडेशन दिया, राइट. और रिकमेंडेशन में ये पहली बार था जब कोई कमीशन कमिटी ऐसी कोई है जो इस यस बोल रही है फॉर क्रिएशन, यस था फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएशन को पहली बार एक कमीशन ने यस कहा, क्योंकि इसको बोला ही गया था ये बोलना है. ठीक है, बट इसने एक चीज़ कहा, दे सेड कि वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होगा, वन स्टेट वन लैंग्वेज होगा, ना कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, राइट. ये दोनों में फ़र्क है ये टर्म में. ठीक है, दे सेड यस एंड नो, मतलब ऐसा लिख देते, यस एंड नो छोड़िए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन formulated one state one language. ठीक है, and not one language, ये दोनों का मीनिंग फ़र्क हो जाता है. one language one state, one language one state नहीं होगा, one state one language होगा. मतलब एक स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज आप मान सकते हैं, महाराष्ट्र का मराठी, राइट. वैसे ही कोई गुजरात का गुजराती. ठीक है, तो इस तरीके से एक स्टेट का एक लैंग्वेज माना जा सकता है. तो हम जितना भी स्टेट बनाएंगे वो हर एक स्टेट का एक एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो सकता है. लेकिन इसका ये भी मतलब है कि कुछ लैंग्वेज के स्टेट ना भी मिला है. मतलब फॉर एग्जाम्पल वी हैव मेड ओनली 10 स्टेट्स, ओनली 10, और ये 10 का अपना अपना एक एक लैंग्वेज है. मतलब लेकिन देश में लैंग्वेज समझिए 100 है. ठीक है, तो हमने जितना स्टेट बनाया, वन स्टेट का वन लैंग्वेज, हर स्टेट का अपना अपना एक एक लैंग्वेज है, ये हो सकता है. ऐसा नहीं होगा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, मतलब हर लैंग्वेज वाले को लिए हर एक को स्टेट देंगे, 100 लैंग्वेज है तो 100 स्टेट, ऐसा नहीं होगा. तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बन रहा है, स्टेट के बेसिस पे लैंग्वेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है जी, तो वन स्टेट वन लैंग्वेज होगा, ना कि वन लैंग्वेज वन स्टेट. ये इन्होंने फॉर्मूला अपना दे दिया. अब इस फॉर्मूला को ऑब्वियसली नेहरू जी को एक्सेप्ट ही करना है. नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट किया और इसके बेसिस पे अब वो अपना काम करेंगे. क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ या फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे अब क्या किया गया, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 1956 में. ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट, पार्ट 5, पार्ट 6, 7 पार्ट 5 नहीं, पार्ट 6 से स्टार्ट होता है. 4 पार्ट, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9. पार्ट किसको बोल रहे हैं? पार्ट हम उसको बोलते हैं, चैप्टर को ही पार्ट बोलते हैं, पार्ट 9. 4 पार्ट्स 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 4 पार्ट किसको किसको ये डिवोटेड था, तो पार्ट 6 वॉज रिलेटेड टू ग्रुप ए स्टेट, दिस वॉज रिलेटेड टू ग्रुप बी स्टेट, दिस वॉज रिलेटेड टू ग्रुप सी स्टेट एंड दिस वॉज रिलेटेड टू ग्रुप डी स्टेट. देखिए मैं आपको एक मोटा मोटी चीज़ बताता हूँ. अगर हम इंडिया की बात करेंगे 1956 से पहले क्या था, 1956 से पहले क्या था, इंडिया में अलग अलग, जैसे बॉम्बे प्रोविंस, महाराष्ट्र, ये मद्रास प्रोविंस, इस तरीके का प्रोविंस था. लेकिन इस प्रोविंस के अंदर भी कुछ इलाके और भी अलग, जैसे पंजाब था, सिंध था, फलाना था, डिगराना था, अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे. ये सभी लोगों को 4 हिस्सों में बांटा गया था. जैसे ग्रुप ए में कुछ है, ए में कौन, जितने भी ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था वो सभी को ग्रुप ए में डाल रखा था. ठीक है,
जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें ग्रुप बी में डाला गया था, जितनी भी चीफ कमिश्नर्स स्टेट था उन्हें ग्रुप सी में डाला गया था, और अंडमान निकोबार को ग्रुप डी में डाला गया था। तो ये पूरे इंडिया के एरिया को है ना 4 ग्रुप्स में बांटा गया था, ग्रुप ए बी सी डी। ग्रुप ए में जो भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी फॉल करती थी, ऑल द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी वॉज इन ग्रुप ए। ऑल प्रिंसली स्टेट्स व इन ग्रुप बी। चीफ कमिश्नर स्टेट जो आज का यूनियन टेरिटरी है उस तरीके का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, चीफ कमिश्नर स्टेट, वो ग्रुप सी में था। एंड यू हैव अंडमान निकोबार इन ग्रुप डी। ठीक है, तो ग्रुप ए से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 था, ग्रुप बी से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 7 था। ठीक है, ग्रुप सी से रिलेटेड वॉज पार्ट नंबर 8 एंड ग्रुप डी से रिलेटेड था पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो बाय दिस 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दिस ग्रुप सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। ग्रुप सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, इसको एबॉलिश कर दिया। राइट अब बताइए, अगर आप चैप्टर में लिखा हुआ कंटेंट ही मिटा देंगे तो चैप्टर बचेगा क्या? पूरा कंटेंट चैप्टर ही मिटा दिया तो चैप्टर ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये सारे पार्ट्स खत्म हो गए थे। इट वॉज बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 6, 7, 8 एंड 9 वॉज एबॉलिश्ड। लेकिन एट द सेम टाइम अब एक और कुछ होगा। क्या होगा वो? क्या? इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे एक बिल पास किया जाएगा। दैट बिल इज कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के ही कहने पर उसी के रिकमेंडेशन पे था। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया गया? इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया वॉज रीऑर्गेनाइज्ड। मतलब जो आपने ग्रुप सिस्टम हटा दिया, ये तो हटा ही दिया है, तो ग्रुप सिस्टम हटाकर पूरे इंडिया को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। और ये किया गया था ऑन 1 नवंबर 1956। यानी आज जो हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी देखते हैं, इस अरेंजमेंट को सबसे पहली बार ऑन 1 नवंबर 1956 लाया गया था बाय क्रिएटिंग 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी, और ग्रुप सिस्टम तो खत्म हो ही गया था, तो ग्रुप सिस्टम हट गया तो अब नया तरीके से अरेंज किया। ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स से रिलेटेड अब पार्ट नंबर 6 को कर दिया गया। पार्ट 6 ग्रुप हट गया, नाउ दिस वाज डिवोटेड टू स्टेट्स। इसलिए आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 आप पढ़ेंगे तो वो स्टेट्स के ऊपर है, पूरा स्टेट से रिलेटेड है। ठीक, कॉन्सेप्ट हटा दिया, अंदर का कंटेंट हट गया, और कंटेंट हटने के बाद में इस चैप्टर को नया कंटेंट दे दिया स्टेट्स का। ठीक है, इसको दिया गया यूनियन टेरिटरीज, और ये दोनों हट गया था, हट गया। आज भी आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 7 नहीं है। देयर इज नो, ये है ही नहीं। इवन इन द प्रेजेंट टाइम वी डू नॉट हैव पार्ट नंबर 6। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ऐसा करके है। 6, 7 उसी टाइम हटा दिया गया था, जो आज तक नहीं है। उसी टाइम पार्ट नंबर 9 को भी हटा दिया गया था। यानी इसको देखिए, इसको एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। पहले ए था, अब इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। राइट, चेंज कर दिया गया। समझे ना? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 6 ये पहले था, ग्रुप ए के बारे में एक्सप्लेनेशन देता था, तो ग्रुप ए को पूरा हटाकर नया टॉपिक डाल दिया स्टेट। ठीक है, पार्ट नंबर 8 पहले ग्रुप सी की बात करता था, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू यूनियन टेरिटरी। पार्ट नंबर 7 पहले बी की बात करता था, अब ये हट गया, अब कुछ इसमें डालने के लिए नहीं है, तो ये चैप्टर ही हमने निकाल दिया। ठीक है जी। पार्ट नंबर 9 ये भी हटा दिया था, लेकिन आपको पता है बहुत लेटर स्टेज पे, लेटर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू फिर से हमने पार्ट नंबर 9 को वापस लाया विद द टाइटल पंचायत। वरना 1992 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 9 भी नहीं था। देयर वाज 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन डायरेक्टली 8, देन डायरेक्टली 10। 7 और 8 तो हट गया था 1956 में।
9 वापस आया, 7 और 9 तो हट गया था 1956 में, 7 आज तक नहीं है, देयर इज़ नो पार्ट, बट 9 वापस लाया गया था इन 1992। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखिए देखिए क्या है, इमेजिन करिए एक फाइल है, फोल्ड फाइल है मेरे पास, उस फाइल में मैंने अलग अलग पेजेस डाल के रखा है और हर पेजेस में एक एक चैप्टर लिखा हुआ है। तो पहला पेज चैप्टर 1 और उसका नाम दे दिया यूनियन एंड टेरिटरी और उससे रिलेटेड कंटेंट लिखा। वो पेज आप हटाइए तो फिर दूसरा पेज आएगा मेरे फाइल में, उसका है चैप्टर नंबर 2, नाम है सिटीजनशिप और उससे रिलेटेड माल मटेरियल लिख रखा है। वो पेज चेंज करिए, चैप्टर नंबर 3 उससे रिलेटेड माल मटेरियल, ऐसा करके। तो चैप्टर नंबर 6 जो था उसका टाइटल क्या था, ग्रुप ए, और उससे रिलेटेड माल मटेरियल अंदर लिखा हुआ था। देन चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट पेज, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ऐसा करके। 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मैंने क्या किया, पेज नंबर 6 में जो चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ है उसके सारे कंटेंट को इरेजर लिया, रब कर दिया, कर रब, और वहाँ पर नया कंटेंट लिख दिया स्टेट से रिलेटेड, और हेडिंग भी चेंज करके लिख दिया स्टेट। तो चैप्टर नंबर 6 यानी पार्ट नंबर 6 विच वॉज अर्लियर रिलेटेड टू ग्रुप ए हैज़ बीन चेंज्ड टू स्टेट्स बाय विच 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, देन बात हुआ यूनियन टेरिटरी, इसका कहाँ पर लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने बोला 8वें नंबर पे लिखूंगा, तो 7 को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, 8वें नंबर पे आया, 8वें नंबर का फिर पूरा इरेजर लिया, जो पहले से माल मटेरियल पार्ट 6 का लिखा हुआ था, ग्रुप सी के बारे में लिखा हुआ था, उस ग्रुप सी के पूरे माल मटेरियल को रब कर दिया, कंटेंट को रब कर दिया, और वहाँ पर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कंटेंट लिख दिया और हेडिंग दे दिया यूनियन टेरिटरी। तो पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 8 इसमें मैंने कंटेंट चेंज कर दिया, पहले ग्रुप ए का था तो अभी स्टेट लिख दिया, पहले ग्रुप सी का था तो अब यूनियन टेरिटरी लिख दिया, और ये सब किसके थ्रू किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब सब ने पूछा कि आपके फाइल में जो चैप्टर नंबर 7 था और चैप्टर नंबर 9 है उसमें क्या लिखोगे, क्योंकि उसका भी जो कंटेंट है ग्रुप बी और ग्रुप डी का वो भी तो इनवैलिड हो गया, अब उसको रब करना है, वो पूरा इरेज कर दोगे। इमेजिन कर रहे हैं आप, पेज नंबर 6, 7 का सारे कंटेंट को मैंने रब कर दिया, और वैसे ही पेज नंबर 9 के सारे कंटेंट को मैंने रब कर दिया। अब कुछ कंटेंट अगर नहीं लिखूंगा तो वो पेज रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे वो पेज निकाल देना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई कुछ कंटेंट लिखने के लिए नहीं है, नाउ आई विल रिमूव दिस पेज, सो आई रिमूव दैट पेज, राइट। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ। चैप्टर नंबर 7 निकल गया, चैप्टर नंबर 9 भी निकाल दिया, वो 2 पेज निकाल दिया। अब आप मेरे फाइल को देखेंगे, अगर मैं फाइल वो आपको दूंगा देखने के लिए, तो आपको 1 2 3 4 5 6, अरे 6 चेंज हो गया क्या, हाँ चेंज हो गया, अभी थोड़ा देर पहले कर दिया, ठीक है, तो कैसा दिखा। फिर आप पेज, अरे 7 कहाँ है इसमें, 7 भी हटा दिया, डायरेक्ट 8 दिख रहा है, हाँ हाँ डायरेक्ट 8 है, और उसका भी माल मटेरियल चेंज हो गया है, हाँ वो भी चेंज कर दिया, ठीक है। फिर आप 8 को जब पलटेंगे, अरे 9 किधर है, 9 भी निकाल दिया, नाउ वी हैव ओनली 10। सो पेज मैंने ये 2 पेज को निकाल दिया था। बहुत लेटर स्टेज पर 1992 में जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd टाइम चेंज करने जा रहा हूँ, ये सब मैंने निकाला कब, जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन 7th टाइम चेंज हो रहा था। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 7वीं बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा था। ऐसे नंबर ऑफ चेंजेस करने के बाद जब 73rd टाइम मैं फिर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहा था, उस दिन मैंने एक नया पेपर लिया, पंचायत से रिलेटेड मैटर लिख दिया और उसका चैप्टर नंबर दिया 9 और बोला कि 8 और 10 के बीच में इसको डाल देता हूँ। तो आई प्लेस्ड इट बिटवीन 8 एंड 10, ठीक है। इसको आप वही जैसे हम फाइल के ऊपर कैसे काम करते हैं बस वैसा ही इमेजिन करिए, तो बहुत ईजिली आप इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है, कि पार्ट नंबर 9 को इंसर्ट कैसे किया, इंसर्ट किया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम, आज तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 106 टाइम अमेंड हो चुका है ना, तो 73rd टाइम जब अमेंड कर रहा था तब इस चैप्टर को इंसर्ट किया, और जब 7वीं बार अमेंड कर रहा था तब ये सबको रिप्लेस कर दिया था और निकाल दिया था, वो सब किया, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पार्ट नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिपील्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या है आंसर, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। दूसरा पूछता है, पार्ट नंबर 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, part number 9 of Indian Constitution which was related to group D state was repealed by which Constitution Amendment Act, 7th। फिर आता है part number 9 of Indian Constitution related to पंचायत was inserted by which Constitution Amendment Act,
7th, है ना। देन होगा पार्ट नंबर सी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेंज्ड या अमेंडेड टू अ टाइटल ऑफ स्टेट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 7। समझ रहे ना, ऐसा है कथा कहानी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन 1st of November 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही ये सारी कथा कहानी की गई। क्लियर। अब यही एक्ट के थ्रू, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो इसी एक्ट के थ्रू एक और चीज़ लाया गया देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए, एंड दैट इज जोनल काउंसिल्स। ठीक है, क्योंकि इंडिया को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ही उसी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि वी मस्ट क्रिएट जोनल काउंसिल्स, हैंस जोनल काउंसिल वाज क्रिएटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम पर, मतलब यानी कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम जोनल काउंसिल। एक जोनल काउंसिल आप लोग को बताना है, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन है डिस्कशन में जो मेंस में पूछा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक दैट आर्टिकल नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन फेडरल इन नेचर? क्यों? बिकॉज आर्टिकल 3 यूनियन को पावर दे रहा है कि आप स्टेट को तोड़ दो। जहां आप फेडरल की बात करते हैं, यू गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ, बट आर्टिकल 3 यूनियन को एक्सट्रीम पावर या एक्सक्लूसिव पावर दे रहा है कि आप स्टेट को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इज इट नॉन फेडरल इन नेचर, ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन आता है इसी पार्ट से रिलेट होके कि क्या आप छोटे छोटे स्टेट्स के फेवर में है? डू यू थिंक इट इज़ फेवरेबल फॉर इंडिया टू हैव स्मॉल स्टेट्स, या शुड इंडिया हैव 50 स्टेट्स लाइक अमेरिका? तो क्या स्मॉल स्टेट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इस तरीके का एक दो क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल बी डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, चलिए आज की